इधर से जा रहा उधर जा रहा तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ना, वो आपके मेन सब्जेक्ट के मूवमेंट में, मेन सब्जेक्ट के उस पर डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे? बाय कंपोजिशन यू कैन डू दैट। लेकिन वो ड्रॉप होता है ना, ये ड्रॉप, डेप्थ ऑफ फील्ड, उससे आप बैलेंस करेंगे उसको। तो वो कैसे होता है? ड्रॉप 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 कैसे होता है फोटोग्राफी में? ड्रॉप के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है कि आप लेंस कौन सा यूज करते हैं। लेंस टेली होते हैं, वाइड होते हैं। तो जो टेली लेंस होता है उसका ड्रॉप कम होता है। मीन्स ड्रॉप डिपेंड ऑन 3 पॉइंट्स। ये मैं कोई कैसे बताऊंगा आपको? ठीक है, ऐसे ही सुनिए आप। तो टेली लेंस होगा, टेली लेंस जानते हैं, जो 200 mm 300 mm का होगा, उसमें ड्रॉप कम होगी। तो अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम दिखानी है तो मैं देखूं, अगर मेरे पास पावर पॉइंट होगा। सर इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या हम लेंस चेंज करते हैं वाइड, टेली या नॉर्मल लेते हैं, तो क्या हमारे विजन्स में फर्क पड़ता है? हमारे जो लैंग्वेज है, विजुअल लैंग्वेज जिसको अपन बोल रहे हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है लेंसेज के? मतलब हमें शॉर्ट एक ही लेना है, बट हम लेंसेज बार बार बदल रहे हैं। कभी हमने टेली ले लिया, कभी हमने वाइड ले लिया, कभी हमने चेक ले लिया। बेसिक फैक्टर लेंस बदलने का तो ये होता कि आपको क्या होता है, जब आप स्क्रिप्ट लिखते, मेरे ख्याल से आपको ये कम लोगों ने बताया होगा, मैं बताता हूँ आपको कि जब स्क्रिप्ट लिखते हैं आप, स्क्रिप्ट तो कोई लिखता है, वो फिर उसके बाद सिनेरियो कोई लिखेगा, उसके बाद जो ब्रेक डाउन स्क्रिप्ट होती है ना, जो कैमरामैन और डायरेक्टर बैठ के लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें लेंस डिफाइन किया जाता है। जैसे अभी देखिए, मेरा जो फोटो दिख रहा है अभी, ये समझो नॉर्मल लेंस होगा तो 50 mm में दिखेगा ये, ठीक है ना। लेकिन यही फोटो आप वाइड एंगल में लेंगे तो और ज्यादा मेरी बॉडी दिखेगी, और इसको और टेली लेंगे तो केवल आंख दिखेगी। तो इमेज साइज वेरी होती है, लेकिन उससे वो उसका जो ऑप्टिकल जो फीलिंग आती है वो भी बदलती है। जैसे अगर ये अभी हमारा लेंस है तो इसमें आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा है ना, अगर ये टेली होगा तो ये बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, वो ब्लर हो जाएगा। तो ये पहले जो क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वो ड्रॉप क्या होती है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड वो होती है जिसमें कि आपका बैकग्राउंड जो है ना ब्लर हो जाता है। तो उससे ब्यूटी क्या है, उसकी ब्यूटी ये है कि ऑटोमेटिकली आपको सबऑर्डिनेशन और एम्फेसिस का रूल अप्लाई करना है किसी चीज पे ना, तो बहुत सिंपल से तरीका है कि लेंस बदल दो, टेली ले लो और ड्रॉप उसकी कम कर दो, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा जब ब्लर हो जाएगा, तो वहां पे कोई वॉक करेगा, कोई आगे आएगा, पीछे आएगा, चिढ़ाएगा, विड़ाएगा, वो सब दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा। तो आपका अटेंशन मेन सब्जेक्ट पे रहेगा। ये एक चीज है उसके लिए। अब आपने बोला कि ये लेंस बदलते क्यों है, तो वो तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब एक रूम में आप शूट कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट का क्लोजअप लेना तो नेचुरली आप टेली लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 2 सब्जेक्ट हैं तो आप वाइड एंगल लगाएंगे, क्योंकि वो आपको पूरा आना चाहिए। तो बेसिकली तो फ्रेमिंग के लिए लेंस बदले जाते हैं, लेकिन उनका एस्थेटिक का भी इम्पैक्ट पड़ता है। वाइड एंगल होगा तो उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा होती है। अभी 2 लोग, एक आगे है एक पीछे है, और दोनों हमको फोकस में चाहिए, तो नेचुरली वाइड एंगल यूज करना पड़ेगा और उसका एपर्चर थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों पे फोकस रहे। ये आगे वाले सब्जेक्ट को, पीछे वाले पे भी सब्जेक्ट, दोनों पे फोकस चाहिए, तो वाइड एंगल यूज करना पड़ेगा। और अगर मिड शॉट वगैरह है तो नॉर्मल लेंस यूज किया जाता है, 50 mm 50-60। क्लोजअप लेना है तो 85 mm इज स्टैंडर्ड, और 185 फॉर एक्सट्रीम क्लोजअप। तो इससे दोनों चीजें हो जाती हैं, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा विजन आपका, कि आपका एम्फेसिस उस पर रहेगा, और दूसरा फ्रेमिंग भी हो जाती है। फ्रेमिंग के लिए लेंस जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर एक चीज और थी इसमें, जो डेप्थ पर अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं आप। हम किस तरह से जो है शैलो डेप्थ और मैक्सिमम डेप्थ, क्योंकि दोनों से जो है विजुअल लैंग्वेज में फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो मैंने बोला था वो जो फॉर्मूला है ना, जो सबऑर्डिनेशन और एम्फेसिस का, वो उसी से इफेक्ट होता है। अगर क्लोजअप लेना है और आप ड्रॉप अगर वो सॉफ्ट होगी ना, तो ब्यूटीफुल क्लोजअप मिलेगा उसका। आपके वो जो बोल रहा है कोई,
उसके लिप्स का एक्सप्रेशन मिलेगा, उसकी आंखों का मूवमेंट मिलेगा, वो सब मिलेगा, और डिस्ट्रैक्शन माइनस हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड रहेगा नहीं। लेकिन इसमें स्नेल लैंग्वेज में फिर एक और इशू आता है कि जैसे आप टैली यूज करेंगे और आप कटअवे बनाते हैं, समझे दो दो लोग का शॉट है, एक लॉन्ग शॉट है, एक मिड शॉट है, एक क्लोजअप है। तो आप जब क्लोजअप जाएंगे तो अगर बहुत टैली यूज करेंगे तो उससे सेंस ऑफ डिस्टेंस भी आ जाता है कि वो आदमी बंदा दूर है। तो मैच करना पड़ता है कि जो लेंस आपने यूज किया उसी लेंस से थोड़ा बहुत 10-20% आप मैनिपुलेट कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए, अदरवाइज फिर जर्क आता है मूवमेंट में। और बताइए। Good evening, sir. Sorry to disturb you. This is Jayati Gupta here. I wanted to ask you, will you share this PPT with us? The PPT I have already uploaded and it is with Ankita. You can take from her. Yes, sir. Oh, Yes, sir. thank you so I will much. share. Thank you. I have already given that PPT. Thank you so much, sir. सर एक प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के साथ में कई बार एक शब्द सुनने में आता है, पिक्टोरियल बैलेंस। तो ये है, तो ये भी कंपोजिशन का ही पार्ट। तो क्या सर ये पेंटिंग से पिक्टोरियल बैलेंस आया है कहीं से, या इसका कुछ अलग मतलब होता है? नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि एक मैंने बोला कि आपका ये मैकेनिकली, मैंने मैथमेटिकली बताया ना, ये बैलेंस ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। लेकिन कई बार ये जब आप फॉर्मूला लगाते हो ना तो वो वर्क नहीं करता है। तो विजुअली बैलेंस करना पड़ता है कि देख के वो फील आ जाए कि भाई ऐसा है। तो उसको पिक्टोरियल बैलेंस, एक्चुअली ये जो वर्ड है ना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, वो सिनेमेटिक लैंग्वेज में ज्यादा यूज नहीं होता है। ये स्टिल फोटोग्राफर्स लोग वर्ड यूज करते हैं पिक्टोरियल बैलेंस। तो उसका बहुत ज्यादा सिनेमेटिक मीनिंग नहीं है। वो पिक्टोरियल बैलेंस 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 होता है, एंड एवरी बैलेंस इज पिक्टोरियल बेसिकली, राइट। जी जी सर। पिक्टोरियल अलग से होगा और डिक्टोरियल अलग होगा। आई डोंट एग्री कि ऐसे कुछ बैलेंस होता है। एक बैलेंस का एक अपने फॉर्मूलेज हैं, वो हर एक फ्रेम में बैठता है, और एवरी फ्रेम इज ए पिक्टोरियल। तो ये जो एक जो फोटोग्राफर की एक रेंज है, वो बोलते हैं पिक्टोरियल फोटोग्राफी। पिक्टोरियल फोटोग्राफी किसको बोलते हैं? एक लैंडस्केप फोटोग्राफी है, एक पोर्ट्रेट वगैरह है, उसको बोलेंगे पिक्टोरियल फोटोग्राफी है। तो पिक्टोरियल बैलेंस अभी एक वो है, क्या बोलते हैं, समझो एक पोर्ट्रेट है, मतलब मिड शॉट है। तो आप जिस तरफ देखोगे उस तरफ स्पेस ज्यादा रखना पड़ेगा आपको ना। जैसे अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो ये ऐसी कंपोजिशन बनेगी ना, इधर देख रहा हूँ तो ये ऐसी बनेगी, ये ना, इधर ज्यादा स्पेस होगा। अगर मैं इधर देखूंगा तो इधर ज्यादा स्पेस होगा। ऐसा फ्रेम नहीं बन सकता कभी, दिस इज रॉन्ग फ्रेम ना। तो ये जो स्पेस है, जो लुकिंग स्पेस बोलते हैं, वॉकिंग स्पेस बोलते हैं, ये हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आप इतना देखेंगे, समझो इतना देखना है तो ये ऐसा बनेगा। एकदम फ्रंट देख रहा है तो ये फ्रेम बनेगा, और एकदम प्रोफाइल देखना है तो ये फ्रेम बनेगा इतना। तो पिक्टोरियल बैलेंस स्टिल फोटोग्राफर लोगों को कई स्पेशल सब्जेक्ट है, बट आई डोंट एग्री कि वो ऐसा कोई मतलब, उसका मतलब यही है कि आप बैलेंस कंपोजिशन होनी चाहिए। जैसे हेडरूम होता है, अभी देखिए ये जो हेडरूम है ना, अगर वो सर कट रहा है ऊपर तो इट इज अ बैड कंपोजिशन। और बहुत ज्यादा अगर आप दोगे तो हाइट कम हो जाएगी, बोले गिट्ठा आदमी है ये, है ना। ये जैसे ऐसा नहीं बना सकते ना कंपोजिशन। तो आपको बराबर उसका एक हेडरूम देना पड़ेगा, आपको लुकिंग स्पेस बराबर देना पड़ेगा। इसी को पिक्टोरियल बैलेंस प्रोबेबली बोलते होंगे। सर एक चीज इससे रिलेटेड और जो है मुझे लगता है चर्चा कर सकते हैं अपन, जो कैमरे के कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने वाइट बैलेंस के ऊपर और कलर टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा। तो उसको थोड़ा सा सर आप क्या होता है ये, इसके बारे में समझाने का प्रयास करें। अच्छा, मेरा एक पावर पॉइंट है, ये एक्चुअली ये जो मैं करता हूँ वर्कशॉप ना, तो ये जो मैंने अभी किया ये एस्थेटिक के ऊपर है। एक टेक्निकल होता है जी। तो वो टेक्निकल, एक मिनट, अगर वो मेरे को मिल जाता है इस वाले लैपटॉप में, एक मिनट,
वो अभी मेरे पास नहीं है, सॉरी। तो चलिए उसको उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो वो एक पूरा सेशन होता है टेक्निकल का। तो टेक्निकल में कैमरा, सेंसर, लेंसेज, सीमॉस वगैरह ये सब कुछ आता है। तो वो मेरी वो हो गया, मेरे को रखना चाहिए था। तो जो टेक्निकल होता है कि सीमॉस जो होता है ना, वो बेसिकली इमेज बनाता है। लेकिन उसकी जो इमेज बनती है वो, उसमें कलर एक्चुअली जनरेटेड होते हैं, उसमें आरजीबी वैल्यू होती है ना। तो वाइट बैलेंस करना जरूरी है। वाइट बैलेंस क्या होता है? बेसिकली वाइट वाइट हो जाए, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। टू काइंड ऑफ बैलेंस किए जाते हैं कैमरे में। व्हेन यू यूज अ कैमरा, आपको ब्लैक बैलेंस भी करना पड़ता है, व्हाइट बैलेंस करना पड़ता है। तो बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं, जैसे आरजीबी वैल्यू ना, मतलब दिस फोटोग्राफी एंड वीडियो वर्क्स इन आरजीबी पे। तो आरजीबी की वैल्यू जब 0 0 हो जाएगी तो वो ब्लैक हो जाएगा ना। 256 हो जाएगी तो वो व्हाइट हो जाएगा। तो अगर आपने 0 कर दिया और 256 पूरा पूरा कर दिया, ब्लैक ब्लैक हो गया, व्हाइट व्हाइट हो गया, तो बीच की जितनी भी रेंज है वो ऑटोमेटिकली अपने में आ जाएगी, ब्लू ब्लू आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन आ जाएगा। तो बेसिकली हर एक कैमरे में एक प्रीसेट होता है। और एक चीज होती है कलर टेम्परेचर। तो कलर टेम्परेचर का मीनिंग है कि आप आपका जो लाइट सोर्स है, जैसे मेरा फेस आपको थोड़ा थोड़ा सा रेड दिख रहा होगा। तो ये जो मेरा जो सामने एक लाइट रखी हुई है, ये इसका कलर टेम्परेचर 3500 है। तो ये हल्का सा, और जो पीछे जो रोशनी दिख रही रूम में वो खिड़की से आ रही है, वो 5600 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है। तो अभी मेरा कैमरा बैलेंस नहीं है, इसलिए फेस वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कभी उसको ब्लू कर रहा है, कभी मेरे फेस को रेड कर रहा है। ये देखिए, मैं पास आऊंगा तो वो इसको प्रायोरिटी देगा तो रेडिश हो रहा है। तो ये दो कलर टेम्परेचर हैं। वो 5600 केल्विन टेम्परेचर मेरा खिड़की से आ रहा है बगल के, ये जो एक खिड़की है यहाँ पे, तो उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और ये जो मेरा जो यहाँ बल्ब जल रहा है वो लो है। तो इसलिए अभी मेरा फ्रेम बैलेंस नहीं है, मेरा फेस देखो रेड है। लेकिन अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको व्हाइट बैलेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, आपको बैकग्राउंड अगर आपको वो वाला चाहिए तो, या फिर इसमें एक ब्लू फिल्टर लगाना पड़ेगा। मतलब इसका लाइट का टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, या पीछे वाले को टेम्परेचर बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाइट बैलेंस। इसे कलर रिप्रोडक्शन में सही आता है। और दूसरा, चलो अभी थोड़ा सा अपने पास टाइम है, तो मैं डिजिटल फोटोग्राफी के, है क्या अपने पास टाइम अभी? ओके। ये टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन है, ये भी पूछ लीजिए। हाँ, एक पूछिए। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जी बताइए। सर, राघवेंद्र जी ने पूछा है कि विच फ्रेम गुड फॉर एनी सिनेमा। विच फ्रेम वर्क फॉर एनी सिनेमा? नो सर, विच फ्रेम गुड फॉर एनी सिनेमा, कौन सा फ्रेम सिनेमा के लिए सबसे अच्छा है? क्या फ्रेम? यस, फ्रेम, ऐसा कोई पर्टिकुलर? सिनेमा में फ्रेमिंग तो मल्टीपल फ्रेमिंग होती है, एक फ्रेम में थोड़ी कोई सिनेमा वर्क करता है। एंड फ्रेमिंग डिपेंड करती है उसकी रिक्वायरमेंट, आपका जो कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा। दैट्स व्हाई सिनेमा का फ्रेमिंग हमेशा बदलता रहता है ना, एक फ्रेम थोड़ी रहेगा। सर, आकांक्षा का एक क्वेश्चन है कि सर, कैन यू सजेस्ट एनी सिनेमा शॉर्ट मूवी व्हिच हैज बेस्ट सिनेमेटोग्राफी? बहुत सारी फिल्में हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। तो ऑस्कर में जिनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला वो आप सब देख लीजिए। लेकिन सिनेमा इज नॉट ओनली, वो तो बैलेंस होता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा सिनेमेटोग्राफी, अच्छा वो। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, बहुत। और सिनेमेटोग्राफी अच्छी बुरी जो है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है ये। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बोल सकता हूँ कि अभी बहुत सारे सिनेमा इंडिया में ऐसे बन रहा है जिसमें वो लाइटिंग वाइटिंग नहीं करते, बोलते कि तो रियलिस्टिक सिनेमा है, इसमें रियलिस्टिक लाइटिंग होगी, वो भी चलेगी, वो भी ना। तो अब वो जो फैंटेसी होते हैं, रोमांटिक फिल्में होती हैं, उनकी लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं।
और रियलिस्टिक सिनेमा में नहीं करते हैं, जो मेरे को नहीं समझ में आता कि मेरे ख्याल से अच्छी लाइटिंग और अच्छा सिनेमाटोग्राफी कैन एनहांस एनी कम्युनिकेशन। खराब फोटोग्राफी हमेशा खराब वो करेगी। आई थिंक मेरे को एक पावर पॉइंट वो टेक्निकल वाला रखना चाहिए था। सर एक क्वेश्चन है राहुल सर का, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड कलर ग्रेडिंग ऑफ शिंडलर्स लिस्ट? ओके, शिंडलर लिस्ट को मोनोक्रोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया है। तो वो शिंडलर लिस्ट का जो थीम है, जो वो डायरेक्टर ने सोचा कि देखो देयर आर पीपल वो अभी भी सोचते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट इज ऑलवेज बेटर। ब्लैक एंड व्हाइट के एडवांटेज होते हैं ना, कलर में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अभी आप मेरा फ्रेम देखिए, इसमें ब्लू है, वो पीछे है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है ना। तो अगर ये ग्रे स्केल में होता तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो शिंडलर लिस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके जो थीम थी, उनको लगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट, और हमें लगता है कि देखिए कलर में भी हो सकती थी वो फिल्म, वो कम अच्छी नहीं होती, मेरा तो पर्सनल ऐसा व्यू है। लेकिन ठीक है, वो डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि वो अच्छा है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो सर उसी में एक एडिशन है एक्चुअली कि उसमें एक पूरी मूवी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में, बट सिर्फ एक बच्ची को, एक गर्ल को रेड ग्रेडिंग में दिखाया है। मैं एक्चुअली वो पूछना है। हाँ, तो मालूम क्या होता है, पहले भी इस टाइप की चीजें हुआ करती थी कि छोटे से फ्रेम से शुरू करेंगे, बाद में फिर सिनेमा स्कोप कर देंगे। या जो ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है, कई फिल्में ऐसी हैं जो शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट में चलती है, सडनली कलर आ जाता है। तो ये वही चीज है, सबऑर्डिनेशन एंड एम्फेसिस। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर प्लेस में आपको एम्फेसिस चाहिए, बहुत ही डायनामिक एम्फेसिस चाहिए ना, तो इस टाइप की टेक्निक यूज की जा सकती है। थोड़ा सा और मैं आपको टेक्निकली, चूंकि मैं ले नहीं पाया, इसलिए मैं बताता हूँ कि आजकल की जो ट्रेंड है सिनेमाटोग्राफी का, आप फिल्म तो चली गई, पूरा डिजिटल हो गया है। तो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो डिजिटल में यूज होते हैं, जिसको रॉ बोलते हैं। तो उसमें क्या होती है, डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रेडिंग कर सकते हैं आप उसमें। तो आजकल वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि आप लॉग में शूट कीजिए और उसके बाद उसको ग्रेड कीजिए। तो उसमें जो लैटिट्यूड होती है ना, वो बढ़ जाती है। लैटिट्यूड क्या होती है कि कैपेबिलिटी ऑफ हाईलाइट को और शेडो को उसको करने की लैटिट्यूड होती है। और पूछिए। यस सर, एक क्वेश्चन है सर, गोइंग अगेंस्ट द विजुअल एलिमेंट्स और ब्रेकिंग द फोटोग्राफी रूल्स, कैन वी गेट एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स? यस, यू कैन। देखो क्या होता है कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी आपने ये बनाए हैं ना रूल्स, इन रूल्स को तोड़ा भी जा सकता है और कभी कभी डायनेमिक बहुत अच्छा काम भी होता है। तो कोई परमानेंट चीज नहीं है लाइफ में कि ये रूल्स ही अप्लाई करोगे तो भी अच्छा काम होगा। लेकिन अगर आपको रूल्स आते हैं तो तोड़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आते ही नहीं तो तोड़ नहीं सकते आप। यू कैन ओनली ब्रेक इफ यू नो देम। तो जानने वाले लोग ब्रेक रूल तोड़ते हैं तो वो बहुत ही वंडरफुल काम होता है उसमें। और जिनको मालूम ही नहीं रूल, तो वो तोड़े या नहीं तोड़े फर्क क्या पड़ता है, दे आर एनीवे डूइंग अ बैड वर्क। इसलिए एजुकेशन का महत्व है दुनिया में। ओके सर, सर एक क्वेश्चन है काइंडली अश्विनी गंभीर जी का, काइंडली एक्सप्लेन द शॉर्ट डिवीजन प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्ट, on which parameter we decide the type of short track, handheld and crane. एक बार और बोल दो जरा। Kindly, yes sir, sure. Kindly explain the short division process of a script, on which parameter we decide the type of short track, handheld and crane. ओके, ठीक है। देखिए क्या है, मैं बोल रहा था कि जो शूटिंग स्क्रिप्ट होती है, जो यूजुअली डायरेक्टर और कैमरामैन लिखता है, तो शूटिंग स्क्रिप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, कई बार मेन डायरेक्टर शूट पर नहीं होता, असिस्टेंट लोग शूट करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि एक मिड शॉट है,
उसको अगर आप शूटिंग स्क्रिप्ट में लिख देंगे कि मेरे को ये 50 mm में चाहिए, तो कैमरे की पोजीशन डिफाइन हो जाती है। शूटिंग की लोकेशन पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो सबसे पहले डिसाइड की जाती है ना, जो कैमरा मैन सबसे पहले डायरेक्टर से पूछेगा कि भाई वेयर इज द कैमरा पोजीशन। जब वो कैमरा पोजीशन लॉक हो जाती है ना, उसके बाद ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, उसके बाद ही लाइट स्टार्ट होती है, उसी के बाद उसके बाद कैमरा मूवमेंट भी उसी पे डिफाइन होता है और कैरेक्टर्स मूवमेंट भी उसी पे डिफाइन होता है। जब आपको मालूम कि ये कैमरा इस जगह पे है, तो फिर लेफ्ट राइट एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट किधर होगा, फ्रंट बैक, वो सारी चीज डिफाइन होती है। तो उस स्टेज पे अगर आपने लेंस डिफाइन कर दिया, जैसे आपने बोला कि मिड शॉट मेरे को 200 mm 135 mm से चाहिए, तो आपका जो कैमरे की पोजीशन ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गई है, वो बहुत पीछे जाएगी। अब आपका रूम 10 बाई 10 का है, तो आपको वो नहीं वर्क कर सकता ना, तो फिर आपको वाइड करना पड़ेगा, तो वो इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारी चीजें की जाती हैं। Have I replied your answer? Sir, here I want to get clarity more on, like on which parameter, I mean, इस short को हमें track shot लेना बेहतर रहेगा या हम इस crane से लेते हैं? Is there any psychology or any enhancement for career we decide, or just for a good looking? I mean, how we decide? लुक्स की बात नहीं होती है कि अभी देखिए एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर कहीं से एंट्री करता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह जाके खड़े होकर किसी से बात करता है और एग्जिस्ट करता है, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू शो इट। एक सबसे गंदा तो तरीका ये हो सकता है कि एक कैमरा आप वहां पे सीलिंग पे लटका दो, वो आएगा, बात करेगा, चला जाएगा, सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा तो नहीं किया जाता है, तो वो शॉर्ट ब्रेकडाउन इसलिए किया जाता है टू एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन एंड ब्यूटी इन व्हाटएवर। तो उसको डिफरेंट, अब जैसे कि एक आदमी एंटर करता है एक कमरे में, तो नेचुरली लॉन्ग शॉट होगा जिसमें दरवाजा भी दिखना चाहिए, वो कैरेक्टर जो कहाँ बैठा होगा वो दिखना चाहिए, तो उसमें एंट्री करेगा। अब जब वो इंटर करेगा तो वो किसी पाथ को यूज करेगा, तो अगर आप वहाँ एक ट्रैक डालते हैं जहाँ पे वो चलते हुए ट्रैक करते हुए आता है, उसके पास आता है, फिर वो उससे बात करेगा, तो फिर नेचुरली उसका मिड शॉट आएगा और बेटर होगा कि उसका ओएस है, ओवर द शोल्डर, वो जो सब्जेक्ट है वो फोरग्राउंड में खड़ी है या खड़ा है और उसके पीछे कैमरा है और वो उसकी तरफ आता हुआ वहां खड़ा होता है और उसके बैक में उसका सर है और यहाँ साइड से वो दिखता है। तो एक आपने लॉन्ग शॉट बनाया, फिर एक ट्रैक शॉट डाला, उसके बाद आपने एक उसका मिड शॉट डाला बात करने का, एंड यू कट टू बैक ऑफ दैट कैरेक्टर, एंड देन अगेन बैक ऑफ दिस गाय, इसके बैक से एक शॉट लिया और फिर उसका क्लोजअप डाला। दिस इज ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग। ये अच्छे बुरे डायरेक्टर यही होते हैं कि जो ये जो शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं, ब्लॉकिंग बोलते हैं हम लोग इसको। जो अच्छा ब्लॉक कर सकता है वो अच्छे डायरेक्टर होता है, जो ब्लॉक नहीं कर सकता वो खराब डायरेक्टर होता है। तो अच्छे ब्लॉक करने के लिए आपको कैमरे की ऑप्टिक्स की भी नॉलेज होना चाहिए, आपको कैमरा मूवमेंट्स की वो नॉलेज होना चाहिए, आपको लेंसेज की और लाइटिंग की भी नॉलेज होना चाहिए, कहाँ से कैसे लाइटिंग करेंगे। डायरेक्टर शुड नो ऑल दीज थिंग, भले वो नॉट एज गुड एज कैमरामैन, लेकिन उसको आना चाहिए वो। इसलिए जो FTI वगैरह में जो कोर्सेज हो रहे हैं, तो उसमें आज के पहले क्या होता था, आज से बहुत साल पहले, कि सीधे एडमिशन होता था डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, सिनेमाटोग्राफी में, एडिटिंग में, और वो लोग सीधे अपना 3 साल का पढ़ के निकल जाते थे। तो जो डायरेक्टर होता था उसको कैमरे बारे में पता नहीं रहता था, एडिटर को उसके बाद। तो इन लोगों ने फिर इंटीग्रेटेड कोर्स चालू किया, तो 3 साल का कोर्स होता है। तो फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर ऑल। So director also have to learn basic of the photography. Editor has to learn the basic of the photography. Cameraman has to learn the basic of editing and direction. Script writer have to learn also. तो अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स के जो स्टूडेंट आते हैं बाहर, they do better work. पुराने जमाने के हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते थे ना, वो बिल्कुल फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी जीरो, लेंस क्या जीरो, कुछ भी नहीं पता। वो वहां जाके खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली उस समय वो बेचारे लोग को वो देखने को भी नहीं मिलता था, मॉनिटर नहीं होता था, तो कैमरामैन अपना जो शूट करना था कर लेता था। अब इनको बाद में पता था, तो लड़ते रहेंगे क्या तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना था। तो ये चीज है। तो आपका जवाब ये है कि जो दो शॉर्ट डिवीजन इज ऑलवेज ड्राइव बाय द कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड एस्थेटिक ऑफ कोर्स।
एंड एस्थेटिक इज व्हाट द कंटेंट फुलफिल हो रहा है जिसमें वो एस्थेटिकली अच्छा है। केवल एस्थेटिक के लिए थोड़ी एस्थेटिक किया जाता है। एस्थेटिक इज ऑलवेज एक स्टोरी बोलना है ना, तो स्टोरी टेलिंग के लिए एस्थेटिक यूटिलाइज होता है। केवल एस्थेटिक डज नॉट स्टैंड फॉर द एस्थेटिक सेक, एक स्टोरी टेलिंग होता है ना। सिनेमा इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग ना, एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ सिनेमा है। अब वो मैरिज वाले फोटोग्राफी करना तो उसमें स्टोरी क्या होगी, वधू अच्छी दिखनी चाहिए, तो खत्म हो गया। उसके लिए फिर एस्थेटिक होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, क्लियर सर। ये सर बोलिए। सर सूर्य प्रकाश जी का क्वेश्चन है, आजकल मोबाइल फोटोशूट का प्रचलन है परंतु मोबाइल की अपनी सीमाएं हैं, ऐसे में फोटोग्राफी या वीडियो शूट बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी पिछले 5 साल में देखो जो कैमरों की जो कैटेगरी होती थी, एक पॉइंट एंड शूट कैमरे होते थे, छोटे वाले कैमरे होते थे ना 2 लेंस वाले, तो वो 5 से 10,000 रुपए की में आते थे, 15,000 की रेंज में। वो मार्केट टोटल खत्म हो गया है। अभी पॉइंट एंड शूट कैमराज आर नॉट देयर इन मार्केट। वो पूरा का पूरा मार्केट जो स्नैपशॉट्स का मार्केट होता है, फैमिली फोटोग्राफ्स का होता है भेजने में, वो टोटल वो कंपनी, सारी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया उन कैमरों की। तो वो पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल में कैमरेज आर इम्प्रूव नाउ, कैमरे बहुत अच्छे आ गए हैं उसमें 3 कैमरे, 4 कैमरे, वाइड एंगल लेंस, टेली लेंस, डॉफ मैनिपुलेशन, वो सारा उन लेंस में, उन कैमरों में आ गया। तो अभी तो लोग फिल्में भी बना रहे हैं मोबाइल पे, और मोबाइल पे जो लो लाइट सेंसिटिविटी है, जो वो है, लाइट की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा है। वो भी एक मीडियम है, और मे बी इन फ्यूचर अभी कितने फिल्म फेस्टिवल हैं जो मोबाइल पे फिल्मों को अवार्ड देते हैं। तो एक वो सेगमेंट पूरा मोबाइल फोटोग्राफी में जा चुका है ऑलरेडी। अब वो जो केवल मिड रेंज और हाई रेंज बची है, वही स्टिल फोटोग्राफी प्रोफेशनल लोगों के पास रह गई है। तो वो जो कैमरे बहुत अभी वो 15 से 20,000 रेंज वाले कैमरे खत्म हो गए, मार्केट में कोई नहीं है। अब सबसे लोएस्ट जो कैमरा आता है वो 30-35,000 रुपए में जो आता है, दैट गोज, फिर वो 10 लाख 20 लाख तक जाते हैं। तो हाई एंड फोटोग्राफी और मिड रेंज फोटोग्राफी ही बची है। लो एंड फोटोग्राफी इज टेकन ओवर बाय द दिस मोबाइल एप्स एंड ऑल। ये हो गया, मैं जवाब दे दिया आपका कंफ्यूजन? थैंक यू सर। और बताइए। हाँ सर, देवर्षि जी का सवाल है, सर फॉर शॉर्ट्स which does not meet the rule of third, are they fixed during post production editing? Yes, they can be fixed. वो ऐसे होता है कि देखिए अभी क्या है, ये जो आपने सुना होगा 4K, 6K, 8K, ये जो नए फॉर्मेट आ गए ना, दिस इज नथिंग बट द साइज ऑफ द फ्रेम। 4K 8K का साइज बहुत, अभी जैसे 2K ये साइज है तो 4K ये साइज है, 8K ये साइज है। अगर आपका फ्रेम इतना बड़ा है, दैट मीन्स क्रॉपिंग कर सकते हैं आप उसमें। तो आप क्रॉप करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है चारों ओर, अगर लॉन्ग शॉट है तो हो सकता है, क्लोजअप है तो नहीं हो सकता है। इसलिए लोग आजकल लूज फ्रेम रखो तो उसको अभी जैसे कि अभी एक बहुत स्टैंडर्ड चीज है कि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ना, अभी मेरे आप जो फोटो देख रहे हैं 3:4 एस्पेक्ट रेशियो है। अभी 6:9, 10:19, 9:19 और बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो हैं। तो आजकल एस्पेक्ट रेशियो नहीं, वो पूरे फुल फ्रेम में शूट करते हैं, बाद में उसको क्रॉप करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत कुछ होता है आजकल। सर आगे इन्होंने पूछा है कि also does cinematographers use green or blue screens while shooting so as to fix issues with the shots later or during post production? नहीं, क्रेन तो देखिए, क्रेन की इस्तेमाल वहां होता है जहां पे कि आपको दो लेवल का फोटोग्राफ एक साथ चाहिए होता है, कि आपको ये दिखाना कि कोई एक घटना हो रही, किसी आंगन में हो रही है या कुएं के पास हो रही है, तो एक लॉन्ग शॉट ऊपर क्रेन ले जाएंगे तो ऊपर से पूरा विजन दिखेगा, और उसको नीचे ले जाएंगे तो उसका आई पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिड शॉट बन जाएगा। तो क्रेन बेसिकली इन कामों के लिए यूज होते हैं। क्रेन्स यूज होते हैं इस्टेब्लिशमेंट, आप लोकेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है ना पहले कि कहाँ ये घटना हो रही है, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग शॉट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में सर इन्हें ब्लू और ग्रीन मतलब क्रोमा के बारे में पूछा है। ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन्स के बारे में। ये सर
पोस्ट प्रोडक्शन में उसका जो है यूज किस तरह से किया जाता है, दैट इज अ क्रोमा कीन के बारे में बात की गई है. Also, does cinematographer use green and blue screen while shooting as to fix issues with the shots later on during post production? यस यस, आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, तो बाहुबली फिल्म का आप अगर वो देखोगे, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मेकिंग ऑफ द बाहुबली ना, आप देखोगे जगह जगह पे ग्रीन कपड़े टंगे हुए हैं. तो होता क्या है कि, अच्छा पहले मैं क्रोमा की के बारे में बतला दूंगा आपको. क्रोमा की बेसिकली क्या होता है कि क्रोमा मैंने बोला था ना कि कलर में एक मैंने बोला था ह्यू एंड ह्यू वर्ड यूज किया था मैंने. तो ह्यू का मतलब होता है वो जो क्रोमा होता है. तो RGB 3 कलर होते हैं बेसिकली. तो ब्लू में भी क्रोमा हो सकता है, ग्रीन में भी क्रोमा हो सकता है. ग्रीन में क्रोमा ज्यादा अच्छा होता है. अब वो क्यों होता है, वो दो वजह से होता है कि एक तो ग्रीन कलर आपके चेहरे पे नहीं होता, दूसरा जो सेंसर होता है फिल्म का, इट इज मोर सेंसिटिव टू ग्रीन. उसमें ग्रीन पिक्सल डबल होते हैं अगेंस्ट ब्लू, ग्रीन एंड उसके. तो चूंकि ज्यादा पिक्सल होते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मिलती है. तो ये हो गया ग्रीन और ब्लू का. अब ये क्यों किया जाता है, अब ये जो अवतार फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, तो ये जो एक्शन, ये जो इस टाइप की मूवी होती है ना, इसमें ये वर्चुअल सेट बोलते हैं उसको. एक तो होता है कि आप लोकेशन पे शूट कर रहे हैं तो वो लोकेशन में जो है वो बैकग्राउंड में आएगा. एक होता है कि आप वर्चुअल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं. वर्चुअल लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन नहीं होती है. जैसे आपने वो देखा होगा टेलीविजन में प्रोग्राम, क्या बोलते हैं कि मौसम वाला प्रोग्राम ना, तो मौसम वाला प्रोग्राम हमेशा ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट में किया जाता है और वो बाद में इंसर्ट किया जाता है. तो ग्रीन सिग्नल को पूरा डिलीट करके उसकी जगह पूरा कंप्लीट सिग्नल इंसर्ट कर देते हैं. तो बैकग्राउंड में जो ग्रीन होगा वो हट जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा सीन आ जाएगा. तो उसकी जरूरत अभी तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कॉस्ट कटिंग के लिए यूज होती है. अब जैसे आपने देखा हो बाहुबली में बहुत बड़े बड़े सेट बनाए गए हैं. वो एक्चुअल में नहीं बनाए गए, वो वर्चुअल सेट्स हैं, वो 3D में डिजाइन किए गए हैं. तो लोकेशन में वो ग्रीन के अगेंस्ट में शूट कर लिया और उसके बाद में वो सेट्स 3D के सेट डिजाइन करके इंसर्ट कर दिए. तो उससे काम हो जाता है और वो चीप पड़ता है और ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इम्पॉसिबल हैं. अभी वर्चुअल कैरेक्टर्स पूरी तरह से फिल्मों में आ गए हैं. ये जो जितना भी आप देखते हैं कार वगैरह ब्लास्ट हो रही है, ये सब चीज वर्चुअली होते हैं. तो ये सब ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट में ही करते हैं. बहुत अच्छी टेक्निक है. और वो जो आजकल जितना भी न्यूज, आप लोग क्या न्यूज चैनल्स हैं जितने भी है ना, वो सब वर्चुअल सेट यूज करते हैं. वो कोई आजकल सेट नहीं बनाते हैं. जी सर, एक क्वेश्चन है उज्जवल का कि हाउ लाइट्स क्रिएट मूड एंड इमोशंस इन फिल्म एंड हाउ कलर पैलेट हेल्प इन लाइटिंग. मैंने उसमें बताया था ना कि जो कलर स्कीम्स होती है ना, कलर पैलेट्स एक्चुअली उसे कलर स्कीम को बोलते हैं. तो कलर स्कीम्स ऑलवेज डिपेंड ऑन योर थीम. अब एक रोमांटिक गाना है और लव से रिलेटेड, तो आप उसमें कूल कलर स्कीम यूज करते हैं ना. अब रेड कलर स्कीम और वो वाइल्ड कलर स्कीम नहीं. और जहाँ वायलेंस है, खून खच्चर हो रहा, कोई मर्डर हो रहा कहीं पे, तो वहां पे वार्म कलर स्कीम यूज करोगे आप. तो दिस इज पैलेट बेसिकली. अब पैलेट है ना पूरी फिल्म की, इट वेरीज फ्रॉम सीन टू सीन. लेकिन आपका ये जो प्रीमाइस होती है एक फिल्म की, वो उसके हिसाब से ही पैलेट डिसाइड होती है. जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, वो फिल्म थी ना जो क्या बोलते हैं, आमिर खान की फिल्म थी ना कि जिसमें वो क्रिकेट मैच होता है, क्या नाम है उसका? लगान सर. लगान. लगान की पैलेट देखो आपने वो किस ढंग से यूज की है. वो गरीब लोग हैं, राजस्थान में हैं, और उनके पास पेल कलर स्कीम वगैरह, फ्रेश कलर वगैरह नहीं यूज किए हैं. डाउन प्रोटोडिन टाइप की सोसाइटी है वो है. तो इट इज ऑलवेज, पैलेट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग थीम ऑफ ए मूवी. और पैलेट पोस्ट प्रोडक्शन में भी मैनेज हो जाती है. यहाँ तो शूट स्टैंडर्ड करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में पैलेट डिसाइड करते हैं. तो सीसी जो करते हैं कलर करेक्शन, उसमें वो पैलेट वो सारे सीन का हिसाब से वो सब कर लेते हैं.
लेकिन अभी बहुत ही अनक्वालिफाइड टाइप के लोग हैं जो कलर करेक्शन करते हैं। उन लोगों ने कुछ अजीब टाइप के वो फॉर्मूले बना लिए हैं कि पीला पीला कर दोगे तो ये है, और अगर ब्लू ब्लू कर दोगे तो लेकिन कुछ अच्छी फिल्में देखो, हॉलीवुड फिल्म देखो तो उसके पैलेट वगैरह बहुत ब्यूटीफुल यूज करते हैं। ये सर गणेश जी का सवाल है, सर हाउ आर द कैमरा इज रिमूव्ड फ्रॉम द वीडियो व्हेन फिल्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर? अच्छा, ओके। वो तो एंगल का खेल होता है। और दूसरा, आजकल पोस्ट प्रोडक्शन में भी रिमूव कर सकते हैं, स्पॉट रिमूविंग एंड ये सारी चीजें टेक्निक्स हैं, उसमें भी रिमूव कर सकते हो आप लोगों ने फोटोशॉप में काम किया होगा तो उसमें कंटेंट अवेयर वो सब इरेजर वगैरह नहीं है क्या? तो वो अगर उसमें आ भी गया है तो यू कैन पोस्ट प्रोडक्शन में भी कई बार क्या होता है कि आप नहीं अवॉइड कर सकते, कैमरा आ ही जाएगा, अगर मिरर 3 साइड से मिरर है तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो उसको पोस्ट प्रोडक्शन में रिमूव कर सकते हो आप। अदरवाइज फिर वो कैमरे के एंगल घुमा के कर सकते हो। पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, वो अनारकली वाला गाना है ना, क्या बोलते हैं, मिरर वाला जो शाहजहां का, क्या है वो, देयर वाज शॉट मुगले आजम का जब प्यार किया तो डरना क्या, हाँ, जो वो बहुत शूट ही है। डिफिकल्ट था शूट करना, उसमें मिरर ही मिरर चारों तरफ यूज किए हैं। लेकिन अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह हो जाता है, वो इजीली कोई भी चीज आप रिमूव कर सकते हैं, कोई भी चीज प्लेस कर सकते हो। ये जो वर्चुअल कैरेक्टर्स लाइव एक्शन मूवी में वर्चुअल कैरेक्टर्स तो प्लेस ही किए जाते हैं ना। अवतार फिल्म में जितने भी वर्चुअल कैरेक्टर्स थे वो तो सारे वो तो वर्चुअल कैरेक्टर्स, उनको तो प्लेस ही किया ना ग्रीन स्किन के अगेंस्ट में। वो वर्चुअल सेट बनाया, कैरेक्टर्स भी वर्चुअल हैं। एक वो अलग फील्ड है, उसमें क्या होता है कि आपका एक वर्चुअल कैरेक्टर डिजाइन किया और उसके बाद वॉइस एंड एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं किसी कैरेक्टर को यूज करके। तो जैसे कोई भी कैरेक्टर है तो उसके चेहरे पे वो पॉइंट्स लगा के एक रिग लगा देते हैं आगे, तो उसके ये जो पूरे पॉइंट्स वगैरह वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिप मूवमेंट एंड अदर थिंग ना, एंड ऑडियो। और जो वर्चुअल कैरेक्टर है उसमें उसको पेस्ट कर देते हैं 3D उसमें ले जाके, तो वो उसी ढंग से बोलने लगेगा, उसी ढंग से एक्सप्रेशन देगा, उसी ढंग से उसके लिप मूवमेंट हो जाएंगे और कैरेक्टर आपका वो है। तो देखिए आपका जो वो जो अवतार में जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑल वर्चुअल बट दे लुक सो रियल। सर इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन मेरा है कि हम्म। ग्रीन स्क्रीन पे कई बार हमने मार्क्स देखे हैं, क्रॉस मार्क्स, हाँ वो किस लिए होते हैं क्रॉस हाँ, मार्क्स? वो इसलिए होते हैं, क्या होता है कि आपने कोई एक शॉट शूट किया ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट में, उसके बाद वो उसमें समझो मूवमेंट है, अगर स्टैटिक है तो कोई इशू नहीं, उसमें मार्क की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी आपका कैमरा मूवमेंट हो रहा है, आप किसी को ट्रैक कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट में, तो वो जो शॉट होगा जो बैकग्राउंड में आप डालोगे ना, वो भी ट्रैक शॉट होगा ना कैमरे का, कहीं से हिलता हुआ ऐसे ऐसे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भाग रहा है जी जी जी। ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट में, वो आपने एक शूट कर लिया, उसके बाद एक दूसरा शूट आप जाके कहीं जंगल में जाके भागने का कैमरे का शूट किया, तो अब वो कैमरा और ये कैमरा लॉक कैसे होगा? मतलब अगर ये कैमरा इस तरफ हिला तो वो वाला जो कैमरा बैकग्राउंड भी उस तरफ हिलना चाहिए ना। राइट राइट राइट। तो उस कैमरे को लॉक करने के लिए वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसे अब आप वो जो आफ्टर इफेक्ट में वो एक प्लगइन वगैरह है ना जिसमें कि वो ट्रैकर बोलते हैं ना, तो वो उन पॉइंट्स को करके ट्रैक कर लेता है इसका मूवमेंट इस कैमरे का, फिर ऑटोमेटिकली उस जो बैकग्राउंड हो उसको वैसे ही ट्रैक करके उसमें डाल देता है, तो रियलिस्टिक लगेगा। इसलिए वो पॉइंट बनना जरूरी है, क्योंकि उन पॉइंट से ही वो ट्रैकर काम करेगा। समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर, वो सीधा है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए है, होता है वो, हाँ, ताकि आप जो है प्रोडक्शन आपका पोस्ट बहुत प्रोडक्शन आसानी में दो वर्चुअल कैमरा लॉक करने के लिए वो पॉइंट चाहिए होते हैं। उन्हीं पॉइंट को पकड़ के वो जो ट्रैकर है ना, वो कैलकुलेट करता है कि फ्रेम को किस तरफ लेफ्ट राइट कितना ले जाना है। वो मैंने वहाँ पे जब मैं वो आफ्टर इफेक्ट पढ़ाता था तो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, लेकिन 2000 स्टूडेंट्स वगैरह। तो आई थिंक क्वेश्चन सर ओवर हो गए हैं। अंकिता मैम अपन इसको सम अप कर सकते हैं? यस सर, ओके सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें बताया कि सिनेमा में डायनेमिक्स है, लेकिन फोटोग्राफी में डायनेमिक्स
और आई मूवमेंट किन टेक्निकल पॉइंट्स पर काम करता है, इससे रिलेटेड आपने अपने अनुभव साझा किए, हमें बहुत सारी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें बताई, टेक्निकल पॉइंट्स को हमारे क्लियर किया। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इस FDP में आकर के हमारा ज्ञानवर्धन किया।